हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बने रहिए लास्ट तक। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो मौर्यन एम्पायर का जो टाइम पीरियड है वो है 321 BCE से लेके 185 BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा। और ये जो है ये पहला जो है फर्स्ट लार्ज स्केल एम्पायर बना हमारे इंडिया का, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वास्ट एरिया को कवर करता था और इंडियन हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा फैला हुआ एम्पायर था, जिसके जो है तीन मेजर रूलर्स हैं। जिसमें से जो पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर दूसरे हैं बिंदुसारा और तीसरे हैं अशोका द ग्रेट, जिसको अशोक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इनके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में। देखिए, सब चीज़ों की बात करूंगा। मौर्यन एम्पायर में इनकी इकोनॉमी क्या थी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी और सभी मेजर रूलर्स क्या थे। प्लीज़ पेशेंस के साथ वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारी प्लेलिस्ट को देखें। हमने बहुत सारे सिलेबस का जो है बहुत सारे सिलेबस में से सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलिए बात करता हूँ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की। जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है मौर्यन एम्पायर का, इसने जो है मेजरली जो है मोस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट कवर करा हुआ था, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया का। बहुत ज़्यादा मेजर स्टेट्स जो हैं नॉर्थ इंडिया की वो कवर करी हुई थी। अगर हम बात करें नॉर्थन इंडिया में, वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। और सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल। और इसमें जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा और अफगानिस्तान का भी एक बहुत अच्छा हिस्सा जो है इसमें आता था। कश्मीर और साउथ इंडिया के भी कुछ पार्ट्स जो हैं वो इसमें जो है लोकेटेड थे। और ये जो है हमारा मौर्यन एम्पायर, इसका जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र, यानी कि जो हमारा आज का पटना है। और इसकी जो लोकेशन है वो बताई जाती है गंगा और सोन रिवर के आसपास की। अगर हम बात करें फाउंडेशन जो है इस एम्पायर की कैसे रखी गई, इस एम्पायर की जो फाउंडेशन है उसमें जो है बहुत बड़ा रोल जो है वो है किंग मेकर का, जिसको हम जानते हैं चाणक्य जी के नाम से, जो कि जिनको किंग मेकर भी कहा जाता है। चाणक्य द किंग मेकर, यानी कि जिनकी मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ये जो है इतना बड़ा एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मौर्यन एम्पायर है इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 321 BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा में जो है फाउंड किया था, लगभग इसी समय के पास। जो चंद्रगुप्ता की जो पावर है वो आई थी चाणक्य की गाइडेंस से, जिसको जिनका जो नाम है कौटिल्य भी जिनको कहा जाता है। और ये जो है बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे ब्राह्मण थे। और ये जो है अर्थशास्त्र है, यानी कि ये एक ग्रंथ है जिसमें पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में लिखा गया है और राजनीति के बारे में लिखा गया है। इसको जो है चाणक्य जी ने लिखा था और इन्हीं की गाइडेंस की वजह से जो जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो है मौर्य एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने जो है इनिशियली मगधन रीजन, यानी कि जो मगध एम्पायर था उसकी जो लास्ट डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी, ये लास्ट डायनेस्टी को जो है ओवरथ्रो करके जो है अपना मौर्यन एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया था। चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में ब्रीफ में। जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, ये जो है पहले रूलर थे जिन्होंने चाणक्य जी की मदद से, यानी कि ये अपना राज एस्टेब्लिश किया था। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने जो है एम्पायर को और बढ़ाया। इन्होंने नंदा डायनेस्टी को सबसे पहले हराया और इन्होंने जो है उनका जो एरिया था उसको छीन लिया। और फिर जो है अलेक्जेंडर के जो सक्सेसर्स थे, यानी कि अलेक्जेंडर को आप जानते हैं सिकंदर द ग्रेट के नाम से, यानी कि जो सिकंदर था उसके जो सक्सेसर थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, यानी कि वो टाइम बाय टाइम वीक होते रहे। और इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो है उनको हरा दिया और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी। और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसके बारे में हम बाद में ब्रीफ में बात करते हैं। पहले एक ओवरव्यू देता हूँ। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से काम करती थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये राजा थे, सबसे जो ज़्यादा पावर थी सेंटर में, वो सारी पावर इनके पास थी। पर इनका जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था। और जो प्रोविंसेस होती थी उनको या तो कोई प्रोविंस जो है वो रूल करता था, या एक कोई गवर्नर या वॉइस रॉय जो है वो रूल करता था। जो चंद्रगुप्त है जी थे, ये जो है जैन धर्म में मानते थे। और ये जो है इन्होंने अपनी जो जीवन के लास्ट कुछ साल थे ये मेडिटेशन के लिए स्वर्ण बेलगोला जो है कर्नाटका में एक जगह, वहां पर ये चले गए थे अपने आखिरी सालों में। अपने बेटे जो बिंदुसारा था उसको अपना सक्सेसर बना के, और आखिरी के कुछ सालों में इन्होंने जो है अपनी मेडिटेशन जो है वहीं पर की। और इन्होंने और फिर इनके बाद आए बिंदुसारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के बेटे थे। और इन्होंने जो है एम्पायर को और भी आगे फैलाया दक्कन की तरफ।
और ये जो है जाने जाते हैं अपने गुड रिलेशंस सेल्यूसिड एम्पायर के साथ। और इन्होंने जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी जो है एम्पायर की वो बनाकर रखी थी। और बिंदुसारा जी जो हैं ये जो है फॉलोअर थे हिंदुज्म के, पर ये जो है खुद भी बाकी रिलीजन्स को जो है ये टॉलरेट करते थे। याद रखिएगा आपने इन तीनों के रिलीजन्स में कंफ्यूज नहीं होना। सो जो पहले जो रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, ये जैन धर्म के फॉलोअर थे। बिंदुसारा जी माने जाते हैं कि ये हिंदू धर्म के फॉलोअर थे। देखिए यहाँ पर मैंने जे लिख दिया, ये जैनिज्म के फॉलोअर थे, ये माना जाता है हिंदुज्म के फॉलोअर थे। और अशोका द ग्रेट जो थे ये बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। सो अब हम आते हैं अशोका द ग्रेट के ऊपर, यानी कि जो बिंदुसारा के सक्सेसर बने। सो बिंदुसारा के जो सक्सेसर थे अशोका द ग्रेट, इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में। और ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी कि मशहूर हैं मौर्यन एम्पायर के रूलर्स में। और ये अपने अर्ली रूल यानी कि अपने राज की शुरुआत के दौरान ये अपने वॉयलेंट कॉन्क्वेस्ट यानी कि अपनी हिंसापूर्वक नीतियों से और युद्ध करने के तरीकों से जाने जाते थे, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते थे और बहुत ही मारकाट करते थे। यहाँ तक तो कुछ ऐसी भी थ्योरियां हैं कि ये खुद राजा बनने के लिए इन्होंने अपने जो है 100 भाइयों का जो है कत्ल कर दिया था। पर इन चीज़ों का कोई भी कुछ अच्छा खासा जो है प्रूफ नहीं है। अगर हम बात करें इनकी कन्वर्जन ऑफ बुद्धिज्म और इनका बुद्धिज्म से प्यार के बारे में, सो जो इनकी लास्ट वॉर थी कलिंगा वॉर, उन्होंने जो है इनकी लाइफ में जो है टर्निंग पॉइंट ला दिया। क्योंकि जब इन्होंने देखा कि कलिंगा वॉर में जो है बहुत ज़्यादा मार काट हुई थी, सो उस मार काट के समय ये जो है इन्होंने देखा कि कैसे जो एक जंग है वो कितनी सफरिंग्स लाती है, क्या क्या नुकसान होता है। और वो मार काट का इनके जो दिल पे ऊपर है बहुत ही बड़ा असर पड़ा। और ये इन्होंने जो है ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने जो है धामा की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। इस पॉलिसी को और बुद्धिज्म को भी मैंने एक अलग वीडियो में देखा है, आप सॉरी अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और धामा का मतलब होता है मॉरल लॉ। और इन्होंने जो है बुद्धिज्म को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोपोगेट किया इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल और साउथ ईस्ट एशिया। और अगर हम बात करें कि अशोका के एडेक्ट्स के बारे में, यानी कि ये उसके बाद ये जो है कलिंगा वॉर के बाद ये बुद्धिज्म के बहुत ही बड़े फॉलोअर बन चुके थे। और अगर हम इनके एडेक्ट्स के बारे में बात करें, यानी कि पत्थरों के ऊपर और पिलर की इंस्क्रिप्शन के ऊपर, ये जो दो चीज़ें हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। और ये जो इनके रॉक एडेक्ट्स और पिलर इंस्क्रिप्शंस जो थे वो प्रतीक और ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए थे, जो आज भी इंडिया, नेपाल और अफगानिस्तान के पार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो एडेक्ट्स हैं वो नॉन वायलेंस, सोशल वेलफेयर और मॉरल ड्यूटीज जो एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति होती हैं, उनके बारे में इनके ऊपर लिखा गया है। और अशोका का जो धामा है वो एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड एथिकल गवर्नेंस थी, जिसका फोकस होता था नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। और इनकी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की और सोशल रिफॉर्म्स की बात करें अशोका की, सो इनकी जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी इसमें जो है अशोका के पास ही जो है वो सबसे ज़्यादा पावर थी। पर इन्होंने जो है अलग अलग एरियाज को जो है मॉनिटर करने के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स जो हैं अपॉइंट कर रखे थे। अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करें, इन्होंने सड़कें बनाई, अस्पताल बनवाए और रेस्ट हाउसेस बनवाए। क्योंकि पहले जो है आज के समय में जो है हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है आसानी से चले जाते हैं। पहले जो है जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो इतना कुछ खास फास्ट नहीं होता था, इसलिए जो है जो बड़ी जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड है उसके आसपास जो है ऐसे जैसे कि ये एक रास्ता है, ये एक 100 किलोमीटर का रोड है, यहाँ पर इसके बीच में काफ़ी जगह पे जो है रेस्ट हाउसेस होंगे कि अगर किसी को रात पड़ जाए तो वो वहाँ पर रेस्ट कर सकें रात के लिए। अगर हम इनकी रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें, तो इन्होंने जो है बुद्धिज्म को प्रमोट तो किया, पर इन्होंने किसी और धर्म को जैसे कि हिंदुज्म और जैनिज्म को कोई भी खतरा नहीं पहुंचाया। इन्होंने सिर्फ बुद्धिज्म को प्रमोट किया। अगर हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो सेंट्रलाइज थी, यानी कि मौर्यस की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सेंट्रलाइज थी, क्योंकि जो जो एक राजा होता था उसी के पास जो है अल्टीमेट पावर थी। पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वॉइस रॉयस देखते थे। और एम्पायर जो है वो प्रोविंसेस में बांटा गया था मॉडर्न एम्पायर, जिसको हर एक जो है प्रोविंस को जो या तो कोई प्रिंस गवर्न करता था या कोई वॉइस रॉय। अगर हम लैंड रेवेन्यू की बात करें, तो ये जो इकोनॉमी थी मॉडर्न एम्पायर की, जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर, ट्रेड और टैक्स टैक्स के ऊपर जो है बेस्ड थी। और अगर हम लैंड रेवेन्यू जो है इनका वही जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम था। पर एम्पायर की जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। अगर हम इकोनॉमी और ट्रेड की बात करें, सो एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, क्योंकि गंगा वैली की जो लैंड्स थी वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। और ट्रेड की अगर हम बात करें,
सो जो हेलेनिस्टिक वर्ल्ड सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट जो एशिया था उसके साथ जो है मौर्यन एम्पायर की ट्रेड होती थी। और अगर हम इकोनॉमी साइड में कॉइन्स देखें कि इनकी करेंसी क्या थी, वो सो मौर्यन्स जो है वो पंचमार्क कॉइन्स यूज करते थे जिसके तहत जो है लेन देन होता था। और यही जो है कॉइन्स ये वाइडली यूज होते थे अक्रॉस द एम्पायर। अगर हम इनके डिक्लाइन के बात करें कि मौर्यन एम्पायर जो है इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, अशोका जो है ये लास्ट जो है पावरफुल रूलर थे। इनके बाद ही जो है मौर्यन एम्पायर वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। और इसके बाद जो भी यानी कि सम्राट अशोक के बाद जो भी जो सक्सेसर्स आए यानी कि रूलर्स आए वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, जिन्होंने इंटरनल अपने खिलाफ बगावतें देखी और एक्सटर्नल इन्वेजन्स देखी। सो फिर आता है साल 18 सॉरी 185 बिफोर क्राइस्ट एरा, जिस समय जो है शुंगा डायनेस्टी ने जो है मौर्यन एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया। यानी कि मौर्यन एम्पायर के लास्ट मौर्यन रूलर को ओवरथ्रो कर दिया शुंगा डायनेस्टी ने। अगर हम बात करें इनकी सिग्निफिकेंस की, सो अगर हम इनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखें तो मौर्यन एम्पायर जो है पहला वास्ट एम्पायर था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और इनकी जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की थी इन्होंने इंडिया की, उसके लिए भी इनको क्रेडिट दिया जाता है। और इन्होंने बुद्धिज्म को भी बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया, फैलाया हमारे इंडिया में और एशिया के बहुत ज़्यादा पार्ट्स में। अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन को देखें तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज थी, जिसको बाद में बहुत सारे और एम्पायर्स ने भी यूज़ किया। अगर हम इनके कल्चरल इम्पैक्ट में देखें, सो इनके जो रॉक एडेक्ट्स और मॉडर्न आर्ट है जैसे कि अशोकन पिलर्स, वो भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, जो कि इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री को एनरिच करते हैं। अगर हम की पॉइंट्स को देखें, सो जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रेटेस्ट रूलर अशोका द ग्रेट थे, कैपिटल पाटलिपुत्रा था जो हमारे आज के समय का पटना शहर है। अगर हम एम्पायर को देखें वो नॉर्थ सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया और कुछ पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी इसमें आते हैं। अगर हम की अचीवमेंट्स को देखें तो इन्होंने यूनिफिकेशन की इंडिया की, बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। पर अशोका की डेथ के बाद जो है इस एम्पायर का जो है डिक्लाइन हो गया। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, हमने और भी काफ़ी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, जैसे कि पॉलिटी और हिस्ट्री में हम कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।